हेलो दोस्तों, मेरा नाम विष्णुदेव कुमार। मैं आज जो ज्योग्राफी का सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट और देखेंगे हम लोग कि जो ज्योग्राफी शब्द है, से दो शब्द मिलकर बना है। पहला जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। ग्राफोस शब्द का जो है सो एनसीईआरटी यूज करता है, इसलिए हम लोग ग्राफोस शब्द यूज करेंगे। दूसरा है सो फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं हिकेटियस को। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। और जो ज्योग्राफी शब्द है वो सबसे पहले इरेथोस्थेनिस द्वारा दिया गया था। बात करें ये तो ये जनरली जो 13 क्वेश्चन और प्लस 17 क्वेश्चन मिला के ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट मिला के सिविल सर्विसेज में लगभग 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं पीटी में। और वुमेंस में लगभग 12 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से पेपर 1 में 1 क्वेश्चन और पेपर 1 में 8 क्वेश्चन और पेपर 3 में 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे विश्व भूगोल से। विश्व भूगोल में पहला सिस्टेमैटिक ज्योग्राफी और दूसरा रीजनल ज्योग्राफी, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा प्रादेशिक भूगोल। भारत भूगोल सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। ये सारा विश्व भूगोल ख़त्म होने के बाद सेकेंड विश्व भूगोल में जो क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है, उसमें सबसे पहले भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आ जाता है स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और वायुमंडल जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जलमंडल जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, तुषार मंडल जो क्रायोस्फीयर बोलते हैं इसको। ये तुषार मंडल जो है ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन इधर आने लगा किसी भी एग्ज़ाम में। और उसका स्थल मंडल में देखेंगे वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद देखेंगे प्लेट विवर्तनिक, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश देशांतर, भूचुंबकत्व, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, संवहन धारा, सागर नितल प्रसरण और भूसंचलन देखेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट विवर्तनिक में ही आ जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट सिलेबस का ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल का। वायुमंडल में देखेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति, संगठन व संरचना, तो सूर्य ताप, पृथ्वी की उष्मा बजट, वायु दाब एवं पवनें, संघनन एवं वर्षणन, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश। जलमंडल में हम लोग देखेंगे जलमंडल की उत्पत्ति, सागर नितल उच्चावच, उसके बाद ज्वार भाटा, महासागरीय जल का तापन, घनत्व, लवणता और अम्लीकरण। उसके बाद महासागरीय धाराएं, महासागरीय संसाधन और प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट हम लोग तुषार मंडल का, तो इसमें हिमनद देखेंगे। अगर आप लोग साइड बुक पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जो 11th का है भौतिक भूगोल का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल में देखेंगे जनसंख्या, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन, ऊर्जा, जनजातीय भाषाएं, नगरीकरण। आर्थिक क्रियाकलाप में देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम। प्राथमिक आता है कृषि, मत्स्य, वानिकी एवं पशुपालन। 12th अगर बुक का बात करें तो मानव भूगोल 12th का पढ़ सकते हैं, और ये या 10th का समकालीन भारत। प्रादेशिक भूगोल में देखें तो महाद्वीप देखेंगे, जल संधि के द्वीप देखेंगे। भारत का भूगोल में देखेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का अपवाह तंत्र, मानसून एवं मृदा, वनस्पति देखें। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर से, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, और पृथ्वी और मानव का जो संबंध है उसके बारे में जानकारी के लिए पृथ्वी के संरचना के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का
पृथ्वी का आंतरिक संरचना का असर भौतिक और रासायनिक दशाओं से, यानी कि भौतिक जैसे ठोस द्रव, स्थलमंडल, दुर्बलता मंडल, ये सब बारे में उसमें जो विद्यमान रासायनिक पदार्थ है उसके बारे में जानिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हम लोग मानव के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। फर्स्ट में देखें, भूपृष्ठ पर निर्मित विभिन्न प्राकृतिक संरचना 3D संरचना, जैसे हो गया पहाड़, पठार, मैदान, मानव आदि। मानव जीवन के सभी पक्षों को ये किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। इस अतः इनकी उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को समझने हेतु भूगर्भ का ज्ञान होना हम लोग के लिए आवश्यक है। देखिए इसमें दो तीन शब्द बराबर शब्द का जिक्र बराबर आते हैं, जैसे बाह्यजात बल। बाह्यजात जो ऊपर से पृथ्वी के ऊपर से लगता है उसको बाह्यजात बल बोलते हैं, और जो अंदर से लगता है, पृथ्वी के अंदर से लगता है बल, उसको हम अंतर्जात बल बोलते हैं। और जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान और सबसे नीचे स्थान की मिला की जो डिफरेंस होता है उसको ऊंचावाच बोलते हैं। सेकेंड है पृथ्वी से खनिज पृथ्वी के आंतरिक संरचना ज्ञान से पृथ्वी से जो खनिज होता है, खोज होता है, उसमें सहायता मिलता है। पृथ्वी में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी विनाशात्मक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जीवन के विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मंडल के बारे में प्राप्त ज्ञान होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अन्य ग्रहों या उपग्रहों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है। सन और अर्थ के बीच की दूरी को गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना का ज्ञान हम लोग किन किन स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। दो प्रकार के स्रोत का जिक्र कर सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष स्रोत हो गया, उसका अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया। दो प्रकार के स्रोत हो गया। प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग देखेंगे ड्रिलिंग यानी प्रवेदन और ज्वालामुखी। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब है कि उससे डायरेक्ट हम लोग को अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग को डायरेक्ट उससे पता चलेगा। अप्रत्यक्ष स्रोत में होता है कि हम लोग अनुमान के हिसाब से बातें करते, अनुमान के हिसाब से उसकी जानकारी प्राप्त करते, जैसे ताप, दाब, घनत्व संबंधित हो गया, गुरुत्व यानी भूचुंबकत्व, उल्कापिंड, भूकंप विज्ञान संबंधित साक्ष्य। इसी को अगर स्रोत को अगर दो स्रोत के अगर प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत में भी बांट सकते हैं। प्राकृतिक स्रोत में आ गया प्रवेदन, ताप, दाब और घन संबंधित अध्ययन, और मतलब अप्राकृतिक में आ गया प्रवेदन, ताप, दाब, घनत्व संबंधित अध्ययन, और प्राकृतिक स्रोत में आ गया ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भू विज्ञान संबंधित साक्ष्य, जिसमें से भूकंप विज्ञान से संबंधित जो साक्ष्य वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रत्यक्ष स्रोत हम लोग किसको कहेंगे? इसके अंतर्गत प्रवेदन तथा ज्वालामुखी जैसे साक्ष्य रखे जाते हैं। जो प्रत्यक्ष स्रोत है उसके अंदर प्रवेदन यानी ड्रिलिंग और ज्वालामुखी वल्केनो संबंधित साक्ष्य रखते हैं। प्रवेदन के अंतर्गत पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर सुरंग का निर्माण किया जाता है, यानी जो ड्रिलिंग करते हैं वो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर सुरंग बनाते हैं। पृथ्वी के माध्य त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है, किंतु विभिन्न खनिजों से प्राप्ति के लिए खोदी गई सुरंग में दक्षिण अफ्रीका के जो सर्वाधिक गहरी सुरंग है रॉबिन्सन गर्त, वो मात्र 5 किलोमीटर का है। यानी कि हम लोग पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में काफ़ी कम सीमित गहराई तक हम लोग पहुँच पाए। मानव के आंतरिक संरचना ज्ञान के लिए महासागर में कई प्रवेदन चलाए गए हैं। इसके अंतर्गत आर्कटिक के क्षेत्र में रूस के कोलाप्राय द्वीप, रूस के जो कोलाप्राय द्वीप सबसे गहरा प्रवेदन 12 किलोमीटर, ये महासागर में है, जिसकी वजह से इसका जो गहराई है वो 12 किलोमीटर पर गया है। सतह पर ये मात्र 5 किलोमीटर तक ही हम पहुँच पाए। इन प्रवेदन की गहराई के चट्टान का तापमान, उन पर आरोपित होने वाले दबाव, यानी जो चट्टान का जो तापमान है उन पर जो दबाव आरोपित होता है वो घनत्व के बारे में सूचना मिली है, किंतु पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में यह प्रवेदन जो है वो काफ़ी सीमित है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी के समस्त आंतरिक भाग की सूचना प्रदान नहीं कर सकता है। और ये कतर में जो अभी तक तेल के लिए खोदा गया सबसे गहरा ड्रिलिंग किया गया वो 12 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जो तेल के लिए किया गया है।
पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए क्या प्रोजेक्ट अभी भी काम कर रहे हैं, जिसमें से डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। जब लेटेस्ट जापान जो है ओशियनिक एरिया में अपना काम कर रहा है, ओशियनिक एरिया पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पे। अब पृथ्वी की सतह पर निर्मित छिद्र व दरार, जिससे भूगर्भ में स्थित विभिन्न पदार्थ भूगर्भ भूपृष्ठ पर आते हैं, ज्वालामुखी कहलाते हैं। यानी छिद्र जिसके सहायता से भूगर्भ में स्थित पदार्थ है, वो जो पृथ्वी की सतह पर आता है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। अंदर में जब वो पिघला हुआ अवस्था रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। जब वो सतह पे आ जाता है, अर्थ की सतह पे, पृथ्वी के सतह पे, तो वो लावा कहलाता है। भूगर्भ में खनिज में पिघलने से निर्मित तप्त गलित मिश्रण मैग्मा कहलाता है। जब यह ज्वालामुखी से भूपृष्ठ पर आता है तब इसे लावा कहते हैं। लावा के भौतिकी और रासायनिक संरचना का अध्ययन कर भूगर्भ में दशाओं के बारे में हम और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो मैग्मा पृथ्वी की सतह पर है, जो जिसके बाद हम लोग लावा कहते हैं, उसके अध्ययन कर हम जो पृथ्वी है उसके भूगर्भ में विभिन्न दशाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह ज्ञान भी किंतु इसमें भी कुछ कमियां होती है। जैसे इससे नहीं पता चलता है कि यह लावा कितनी गहराई से आ रहा है, कितना गहराई से आ रहा है। और खनिज के अध्ययन के उपरांत वैज्ञानिक ने माना है कि लावा का उद्गार लगभग सीमित गहराई से ही होता है। अतः ज्वालामुखी द्वारा प्राप्त भी सूचनाएं लगभग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए सीमित ही है। हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत के बाद अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित चीज़ को हम लोग रख सकते हैं, जैसे ताप संबंधी अनुमान। वैज्ञानिकों जैसे ताप संबंधी अनुमान, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर लगभग तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है तथा औसत वृद्धि दर लगभग 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। इस दर को हम लोग भूतापीय प्रवणता कहते हैं। गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के निम्नलिखित 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो तापमान जो बढ़ रहा है पृथ्वी के सतह से केंद्र पर, उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी में अवशिष्ट उष्मा, भूगर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये समस्थानिक हो गया। विशिष्ट उष्मा, ये विशिष्ट उष्मा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, और ये रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में भी। किंतु जब ये भूतापीय प्रवणता की बात करें तो अगर लगातार इसी दर से अगर बढ़ता रहे प्रत्येक 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस, तो पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते इतना अधिक तापमान हो जाएगा कि पृथ्वी अपने ही उष्मा से नष्ट हो जाएगी। अतः गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि तो अवश्य होता है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी आती है। वैज्ञानिकों ने गहराई के साथ रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा में कम से कम कमी का अनुमान लगाया। यानी कि जिसकी वजह से तापमान में जो वृद्धि होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से जो तापमान में वृद्धि होता है उसकी एक कमी का अनुमान वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, तथा केंद्र का जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाया गया है। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में जब तभी रहता है जब उस पर जो प्रेशर पड़ता है, दाब, वो ज़्यादा हो टेम्परेचर से, यानी कि जो उसका उष्मा है उससे ज़्यादा हो, तो वो ठोस अवस्था में रहेगा। जब उसका जो प्रेशर कम पड़ेगा, जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो द्रव अवस्था में चला जाएगा। और जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बराबर रहेगा तो ना ठोस रहेगा ना वो द्रव अवस्था में जाएगा, यानी अर्ध अवस्था बोलते हैं। इसी को हम लोग प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दाब संबंधी अनुमान से स्टार्ट करेंगे।